सरकार बीजेपी और आरएसएस नरेंद्र मोदी इसको मिटाना है। राहुल बाबा 40 भी पार करना नहीं है। जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। खेला होवे तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। जय श्री राम। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। और इस वक्त की बड़ी अपडेट ही आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए लगातार एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब समीकरण जो है वो बदलता नजर आएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के अंदर की स्थिति क्या कुछ है वो आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा था कि 2014 और 2019 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से क्लीन स्वीप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और बिहार के अंदर 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी काबिज और एक सीट यहां पर आरजेडी के खाते में गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से 5 सीटों को लेकर घमासान, और उसके साथ साथ अगर हम लद्दाख को लेकर बात करते हैं तो अब वहां पर किस तरह से हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं, क्योंकि 370 के बाद से पूरी सियासत जो है वो शीतल जम्मू कश्मीर के अंदर भी बदल गई है और पूरे देश के अंदर। बिल्कुल देखिए, आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा चुनाव के संपन्न हो चुके हैं। सभी 7 चरण संपन्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये त्योहार जो है वो संपन्न हो चुके हैं। लेकिन चुनाव के ठीक संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल में कहां पर किसको जनादेश यहां पर मिल रहा है और कहां किसका बेड़ा पार होगा और कहां पर बंटाधार होगा, ये आप देखेंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में किसका दमखम यहां पर आगे देखने को मिलेगा, और लद्दाख के अंदर का एग्जिट पोल किस तरह से रहेगा, और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल यहां पर क्या कहता है शीतल। बिल्कुल देखिए, अभी तक जो रुझान आया है, जो एग्जिट पोल आया है वो दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ आया है। लेकिन अब हम अगले 1 घंटे में 4 से 5 राज्यों का एग्जिट पोल बताएंगे, जिसमें लद्दाख, हिमाचल होगा, जम्मू कश्मीर होगा, उत्तराखंड होगा और बिहार होगा। उन सब जगहों पर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या अनुमान कहते हैं हमारे जो राजनीति को गहराई से समझने वाले दिग्गज हैं, उन्होंने किस तरह से इस एग्जिट पोल को तैयार किया है, कैसे इन रुझानों को निकालकर सामने लाया है। चलिए तो कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं शीतल, क्योंकि आप देखिए ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 4 सीटें थी उस पर भी बीजेपी जो है वो काबिज यहाँ पर 2019 में हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बदल गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सामने रखे गए हैं कई कैंडिडेट। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या रहा, विकास। अगर बात करते हैं तो 27% लोग कहते हैं कि विकास होना चाहिए। महंगाई को लेकर बात होती है तो 13% लोग कहते हैं। बेरोजगारी को लेकर बात होती है तो 21% लोग यहाँ पर कहते हैं। बिल्कुल, और कानून व्यवस्था को लेकर 9% वोट जो है, 9% लोग इस समर्थन में है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। तो किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट है वो भी आपको बताएंगे। 15% लोग जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। थोड़ा संतुष्ट वाले लोग जो हैं वो 11% का आंकड़ा है। और उसके साथ ही संतुष्ट जो जनता देखी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा यहां पर दावा जरूर पेश किया है कि विकास की गंगा यहां जम्मू कश्मीर के अंदर बह गई है। और 370 जाने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद पूरी तरह से बदलता जम्मू कश्मीर देखा गया। लेकिन उम्मीदवार यहां पर पसंदीदा जम्मू कश्मीर की जनता का कौन होगा वो देखना बहुत जरूरी है। 18% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए और 6% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी। बिल्कुल देखिए, दोनों का आंकड़ा, एक 18% और राहुल गांधी का 6%, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर इन दोनों की प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 13% जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार नहीं है, जो ये जताता है कि कहीं और ना कहीं उससे भी बड़ी बात ये थी शीतल कि जब यहाँ पर चुनाव हुआ है तो उस वक्त जनता ने ये कहा कि आखिर किस तरह से वोट जो है वो अपने घरों से बाहर निकलकर वो डाल रहे थे। और पिछले दिनों आपने देखा जब कश्मीर की कई सीटों पर चुनाव होता है, श्रीनगर में चुनाव होता है, बारामूला के अंदर चुनाव होता है, अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव होता है, तो कहा यह गया था कि 370 के खिलाफ लोग बाहर निकले। लेकिन ज्यादातर ये कहा गया था कि अब लोकतंत्र की मिसाल
यहां पर कायम हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटें यानी कि 5 सीटों पर पूरी तरह से टक्कर है, जिसमें बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर बताई जा रही है और कांग्रेस पार्टी के पाले में छूने हैं। पीडीपी के पाले में भी आप देखिए छूने सीट यहां पर जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट ले रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप देखिए किस तरह से यहां पर 2 सीटें, अदर्स का वो डाटा जो है वो सामने आ रहा था जिस पर 1 सीट बताई जा रही थी। बिल्कुल देखिए, बीजेपी की रुझान में 2 सीटें इस वक्त दिखा रहे हैं, जो अनुमानित यहां पर पोल हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन कांग्रेस शून्य के आंकड़े पर दिखाई दे रही है। वहीं पीडीपी जो इस बार दमखम भर रही थी कश्मीर के अंदर, कश्मीर की 3 सीटों पर, लेकिन जो रुझान जो आंकड़ा है वो 0 बता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आशा एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रही है। जो पिछली बार 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, ऐसा लग रहा है कि 1 सीट, हम ऐसे संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि जो अनंतनाग पुंछ राजौरी की सीट है, हो सकता है वो अन्य या फिर जो अदर्स का है उनके खाते में चली जाए, क्योंकि 1 सीट अदर्स के खाते में भी दिखाई देखिए 5 सीटों की बात हो रही है, जिसमें जम्मू लोकसभा सीट की बात आती है। जम्मू रियासी, जिसे अब नया नाम दिया गया था, वहां पर वर्चस्व पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि 2014 और 2019 में यहां पर जुगल किशोर शर्मा जीत कर आए थे और इस बार फिर से उसी कैंडिडेट को यहां पर रिपीट किया गया, यानी कि चेहरा बदलने की कोशिश नहीं की गई है जम्मू रियासी सीट पर। उसके साथ अगर हम उधमपुर डोडा सीट की बात करते हैं तो वहां पर भी जितेंद्र सिंह को ही उतारा गया, क्योंकि 14 में और 19 में ज्यादातर मार्जिन से जितेंद्र सिंह जीतकर सामने आए थे। लेकिन इस बार दोनों के ऑपोजिट अगर देखा जाए जम्मू के अंदर, तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमन भल्ला जम्मू सीट पर, और उधमपुर में चौधरी लाल सिंह। और ज्यादातर हुजूम आपने देखा कि किस तरह से वहां बढ़ता जरूर नजर आया था, और जनता ये अंदाजा लगा रही थी कि इस बार नेक टू नेक फाइट जो है वो जम्मू और उधमपुर सीट पर होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ने जिस तरह से अपने नुमाइंदे उतारे, फायदा कितना होगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि एग्जिट पोल इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के पाले में 2 सीटें जाती जरूर नजर आ रही है। देखिए, जो स्पष्ट आंकड़ा है वो 4 जून को सामने आ पाएगा कि आखिर ये 2 सीटें किसके खित्ते में जाएंगी और जो बाकी बची कश्मीर की 3 सीटें हैं वो किसके हित में जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा आशा कि नेक टू नेक फाइट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बताई जा रही है, खास तौर पर जम्मू और उधमपुर सीट पर। उधमपुर सीट की बात करें तो लाल सिंह को वापस कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, उनके सामने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, लेकिन यहां पर जो आम लोग बात कर रहे थे वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी बातचीत हो रही थी कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है। हालांकि आंकड़ा जो है 4 जून को आना है, उस समय साफ हो पाएगा, लेकिन कश्मीर में वोट प्रतिशत का बढ़ना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वोट कास्ट हुआ है और वोट डाला गया है तो ज्यादातर शीतल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डाला गया है, ना कि जो कंटेस्टेंट वहां पर थे यानी कि जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह। जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल जरूर उठे, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करते हैं जिसमें श्रीनगर सीट आती है, आगर अहुल्ला इस वक्त पूरी तरह से दौड़ में सबसे आगे देखे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ चलिए लद्दाख अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर एनडीए है छूने बताया गया है, इंडिया छूने बताया गया, और अदर्स के पाले में 1 सीट जाती नजर आई। क्योंकि लद्दाख का थोड़ा सा समीकरण समझना बहुत जरूरी है शीतल, क्योंकि लद्दाख के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद सारा बदलाव हुआ है, पूरी चीजें वहां पर बदली है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, स्टेटहुड का मुद्दा हो, जॉब की सिक्योरिटी हो, लैंड की सिक्योरिटी हो, हर तरह से लद्दाख के अंदर आप देखिए बदला समीकरण रहा है। क्योंकि बीजेपी ने यहां पर जब नामग्याल को अपने चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा 2014 और 19 में जीतकर सामने आए, लेकिन लोगों के बीच में नहीं जा पाए, जिसका खामियाजा 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ा। और यहां पर आपने देखा कि गैलसन को किस तरह से नया चेहरा बनाकर सामने रख दिया गया। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामग्याल को यहां पर चेहरा बनाया गया, लेकिन अदर्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो लद्दाख के अंदर देखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाजी हनीफा जान मास रिजाइन होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर और इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हाजी हनीफा जान जीतकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा उलटफेर लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहा है। चलेंगे और हिमाचल की 4 सीटों को लेकर बात करेंगे कि आखिर हिमाचल के अंदर समीकरण क्या कुछ रहेगा, क्योंकि शिमला सीट है, कांगड़ा है, उसके साथ साथ हमीरपुर है, मंडी है, जहां पर आपने देखा कि नए चेहरों को उतारा गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर विकास रहा, जिसमें 16% लोग ये मानते भी हैं। महंगाई जो है 19% लोगों के लिए सामने तौर पर आप देखिए मुद्दा बना। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी की बात करें तो 9% लोग इस पर समर्थन कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, सरकार के खिलाफ ये लोग जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था 4% लोग
हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इस पे अपना समर्थन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट है, संतुष्टि की बात करें तो 27% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से हिमाचल प्रदेश के अंदर संतुष्ट हैं। आशा, उसके साथ ही 3% लोग जो है वो असंतुष्ट भी देखे गए हैं। लेकिन हिमाचल का समीकरण ये कहता है शीतल कि इस बार 2019 और 14 में आपने देखा था क्लीन स्वीप हिमाचल प्रदेश के अंदर चारों सीटों पर बीजेपी ने की है, लेकिन अब वहां पर भी समीकरण बदल चुके हैं। जब आपदा आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी शब्द जो है वो नहीं आता है। दूसरा मुद्दा अग्निवीर का सामने आ जाता है, जिसमें आपने देखा कि महज 4 साल के बाद आपको किस तरह से रिटायरमेंट मिल जाएगी, और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा ये गिनाया भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर हर युवा आर्मी में है, हर एक घर का एक युवा, एक शख्स जो है वो आर्मी में है, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो है वो भारतीय सेना के साथ जुड़ते जरूर है। अग्निवीर योजना यहाँ पर सेटबैक के तौर पर बीजेपी के लिए जरूर साबित हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अब हिमाचल प्रदेश का पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है वो भी आंकड़ा सामने आया है। 27% जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है वो परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके अलावा 18% लोग जो है वो राहुल गांधी के हित में अपना वोट कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ ही अगर हम हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, देखिए जिस तरह से शिमला के अंदर की बात करते हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि वहां पर किस तरह से हालात रहे, टूरिज्म को लेकर भी काम करने की कोशिश की गई। लेकिन उस बीच में मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो नए चेहरे को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। और कंगना रनौत के ऑपोजिट अगर हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को देखते हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह जो है वो उतरे हैं और काफी स्ट्रांग माने जाते हैं, तो कहा यह जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सेंध मारने के लिए वहां पर जरूर आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सुक्खू की तरफ आपने देखा कि जब पिछले दिनों सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप वहां पर लग रहे थे कि किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, तो वहां से कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। देखिए एनडीए यहां पर 3 से 4 लेती नजर आ रही है और इंडिया के पास 1 सीट जाती नजर आ रही है और अदर्स के पाले में फिलहाल शून्य है। वहीं पर ये अटकलें लगाई जा रही है कि 3 सीटें जो है वो बीजेपी अपने पास कैश जरूर करेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस जरूर है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, देखिए वोट शेयर गिरेगा, ये कहीं ना कहीं साफ इस आंकड़े से निकलकर सामने आ रहा है। 3 से 4 एनडीए के पक्ष में सीटें दिखाई जा रही हैं, 0 से 1, 0 से 1 जो है वो कांग्रेस के हित में जा सकती है, यानी कुल मिलाकर 1 सीट कांग्रेस के हित में जा सकती है और अदर्स यहां पर खाली हाथ जो है वो दिखाई दे रही है। 2019 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, वहां से सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन कहते हैं ना आशा, 2019 के मुकाबले जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं, जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, कि 2019 के मुकाबले ये 2024 के जो चुनाव हैं वो काफी अलग हैं, काफी डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ मुद्दे भी हैं। भले ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देखिए एनडीए को किस तरह से बढ़त मिल रही है, वो आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। एनडीए के पाले में 2 सीटें जाती नजर आ रही है, जिसमें पहले हम बात ही कर रहे थे शीतल की जम्मू और उधमपुर सीट यहां पर मिल सकती है बीजेपी को, लेकिन लद्दाख के अंदर बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं और जम्मू कश्मीर में जो एनडीए को बढ़त मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर उधमपुर डोडा सीट और जम्मू रियासी सीट की बात हो रही है। लेकिन यहां पर चेहरे को बदलने की बात तो कही गई थी, लेकिन चेहरे को बदला नहीं गया, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा लाखों की तादाद में वोट बैंक जो है वो जुगल किशोर ने भी यहां पर अचीव किया था और जितेंद्र सिंह ने भी अचीव किया था। लेकिन ग्राउंड पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो विकास को लेकर गुस्से में जरूर देखी गई। एनडीए के पाले में 2 सीटें जो बताई जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो लद्दाख है वहां पर जो बड़ा झटका है बीजेपी को, उसे किस तरह से भरपाई के तौर पर बीजेपी लेगी। क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा, जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा, लैंड सिक्योरिटी का मुद्दा, यूपीएससी का मुद्दा, कई तरह के यहाँ पर मुद्दे। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा लगातार आप देखिए किस तरह से बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बिहार का समीकरण भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी था कि आखिर किस तरह से बिहार के अंदर भी समीकरण बने, क्योंकि 40 सीट 39 सीटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट यहां पर आरजेडी लेने में कामयाब हुई थी। लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए एनडीए किस तरह से जम्मू और उधमपुर सीट पर काबिज होती नजर आ रही है, क्योंकि 2 सीटें बीजेपी के पाले में जा रही हैं और जिसमें एक बीजेपी को काफी तरीके से लॉस हो रहा है, जो कि यहां लद्दाख सीट बताई गई है। क्योंकि कश्मीर के अंदर किसी भी नुमाइंदे को उतारा नहीं गया है,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाहर से समर्थन दिया गया है। कश्मीर के अंदर अगर हम श्रीनगर सीट की बात करते हैं, बारामूला की बात करते हैं या फिर राजौरी अनंतनाग सीट की बात करते हैं, तो वहां पर बाहर से समर्थन जरूर बीजेपी को देने की एक जरूरत पड़ गई। लेकिन आशा, हैरान करने वाली बात यह है कि एक सीट जम्मू कश्मीर से अन्य के खाते में जा रही है और संभावना यह है कि हो सकता है अनंतनाग, राजौरी, पुंछ जो सीट है वो अन्य के खाते में जाए, वो बड़ा उलटफेर कर सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो तीनों की तीनों सीटें, अंदाजा ये लगाया जा रहा है शीतल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यहां पर कैच करेगी, लेकिन ह्यूज मार्जिन किस तरह से रहेगा ये तो 4 जून को ही सामने आ पाएगा, क्योंकि अगर अहुल्ला काफी तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट श्रीनगर सीट पर माने जा रहे हैं और बारामूला के अंदर यहां पर जब तक इंजीनियर राशिद जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदे हैं वो जमीन पर नहीं उतरे थे, तब तक यहां पर यह कहा जा रहा था कि सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में कांटे की टक्कर जरूर हो सकती है। लेकिन जैसे ही इंजीनियर राशिद मैदान में उतरे हैं उसके बाद पूरी तरह से बारामूला का समीकरण भी बदल गया, उसके साथ ही साथ राजौरी और अनंतनाग में भी इसी तरह से सूरत हाल। चाहे वो जम्मू की 2 सीटें हों या फिर कश्मीर की 3 सीटें हों, लेकिन हिमाचल में भी कहीं ना तो कहीं हमारे साथ एक कुछ सीट गेस्ट थोड़ा ज्वाइन फंस कर सकती चुके शीतल, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आप देखिए जसमीत कौर हैं बीजेपी पार्टी से, आपका स्वागत, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान है, आपका भी स्वागत, और उनके साथ ही साथ आप देखिए कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 3 जो सीटें हैं श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, लीड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी देती नजर आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल में बताया गया है कि यहाँ बीजेपी 2 सीटें कैश करेगी और जाहिर तौर पर अटकलें यही लगाई जा रही है कि वो जम्मू रियासी सीट हो सकती है या फिर उधमपुर डोडा सीट हो सकती है। किस तरह से इस एग्जिट पोल को देख रहे हैं? अच्छा जी, ये जाहिर सी बात है कि इन 3 सीटों पे तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बहरहाल जाहिरी तौर पर उन्होंने सपोर्ट की है, ओपन होके कुछ पार्टियों को समर्थन दिया है। जिस तरह जम्मू उधमपुर जम्मू वाली सीट पे हमने जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट की है और जम्मू में भी हमने कांग्रेस को सपोर्ट की है। इसी तरह बीजेपी ने अनंतनाग राजौरी वाली सीट पे अपनी पार्टी की सपोर्ट की है और श्रीनगर में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा जो किया था बुखारी साहब ने, उसकी सपोर्ट की है, और बारामूला में भी उन्होंने पीसी की सपोर्ट की है और ओपनली सपोर्ट की है, उन्होंने कोई ये नहीं कि दरपर्दा की है। तो अगर 2 सीटों पे आप ये कहते हैं कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं ओपिनियन पोल, तो उन्होंने तो लड़ी ही 2 सीटें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जसमीत जी वो कह रहे हैं कि जो 2 सीटें भाजपा के पाले में आ रही है उन्होंने लड़ी ही वही 2 हैं, बाकी पर तो अपने नुमाइंदे भी नहीं उतारे हैं। क्योंकि ठीक है मुजफ्फर जी। देखिए बीजेपी की नीति बिल्कुल साफ थी कि हम जब से हमने 370 का एडवोकेट किया था तो हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक हार्मोनियस सोसाइटी और पीस लाना चाहते हैं, और कश्मीर हिंदुस्तान का इटर्नल पार्ट है और इंडिया उसका पार्ट है। इस वजह से ये एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था। और जैस्मिन जी आपने पीस की बात की, शांति की बात की, आप कह रहे हैं कि हम शांति लाना चाहते हैं। जैस्मिन जी इंटरफेरेंस करने वाली पार्टी नहीं है, उनको हमने 2 जगह पे, आपको आवाज आ रही है क्या? 2 जगह पे ही अपने, हाँ शीतल। जैस्मिन जी आप कह रहे हैं कि शांति बनाएंगे, शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। क्या अभी तक जो 2019 के बाद आप ढोल पीट रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल हुई है, क्या अभी तक नहीं हुआ था? आपकी आवाज कट रही है, मैं आपका आधा सवाल समझ सकती हूँ, आधा नहीं समझ जी जैस्मिन जी आपने शांति व्यवस्था की बात की है, शांति को बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर की प्रगति पर ध्यान देंगे। आप 2019 से ये बात कह रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं, तो क्या अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर शांति व्यवस्था जो है वो नहीं सुधरी है? आगे से बहुत बेहतर है, जब से 370 तोड़ा गया है उससे बहुत बहुत बेहतर है। आप देखिए, आप खुद ही देखिए कि क्या होता था उससे पहले, और इतनी ज्यादा मिलिटेंसी और इतने ज्यादा हालात कश्मीर में खराब थे कि कुछ समय लगा है और आगे से बेहतर ही हुए हैं। आप खुद कश्मीर में अगर रहते हैं तो आपको खुद ही ये मालूम होगा कि सिचुएशन हैज डेफिनेटली चेंज्ड एंड पीपल हैव कम आउट टू वोट।
They have not. भूदेव they जी, have not भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, ठीक है जैस्मिन जी, बाहर रहे हैं, लोगों ने वोट डाला है। हाँ ठीक है भूदेव जी, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जो यहाँ पर इस वक्त वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 370 जाने के बाद बढ़ा है, क्योंकि लोगों को लोकतंत्र के मायने समझ आए हैं, डेमोक्रेसी समझ आई है। क्योंकि इससे पहले 35 साल पहले की बात करें तो बहिष्कार होता था, और अब 35 साल के बाद आप देखिए किस तरह से चुनाव कश्मीर के अंदर हुए हैं, एक भी बायकॉट नहीं हुआ है, एक भी घटना नहीं हुई है। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर, किसने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटा? लोगों को गुमराह करने से क्या होता है? 370 नहीं हटी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। नहीं, आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आप हटाए कि नहीं हटाए। और उससे पहले भी जब भी सुप्रीम कोर्ट चाहता था किसी भी लॉ को जम्मू कश्मीर में हम लागू करते थे। ऐसा कौन सा लॉ था जिसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया, बताइए मुझे। अच्छा। ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम था। अगर इतना था तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ा भाई? चुनाव क्यों नहीं लड़ी? कहाँ शांति बहाल हो गई? कौन से आतंकी हमले कम हो गए? पुलवामा जैसे अटैक हो रहे हैं, बताइए, उसके बाद भी अभी भी अटैक हो रहे हैं। मोदी जी तो अपना केवल जनता को गुमराह करने में बिजी हैं, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं आता जी, आज पूरे देश की बात हो रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि लोकतंत्र का जो पर्व था, आज उसके सारे चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। 4 जून को जो क्या है, मोदी जी जो अभी इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अच्छी बात है। क्या एग्जिट पोल है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जैस्मिन जी जरा समझाइए कि 370 गया है कि नहीं, क्योंकि अब भी आप देखिए ऑपोजिशन पार्टियां यही कह रही हैं कि 370 को लेकर काम करेंगे, उसे वापस लाने का काम करेंगे, और वो कह रहे हैं कि उसको अभी पढ़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलीलें डाली गई थी वो भी खारिज हो चुकी हैं, और खुद यहाँ पर पिटिशनर जो कि मुजफ्फर खान है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी भली भांति प्रेरित है इस पूरी बात से। जैस्मिन जी पहले आप रखिए अपनी बात, उसके बाद मुजफ्फर जी इसी बात को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब आम जनता को बरगलाना प्लीज बंद कीजिए। मुझे लगता है कि 370 धारा जो हमने बॉरोगेट किया है क्लॉज, वो अब बिल्कुल खत्म हुआ एक मसला है, और ऑपोजिशन उसको सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बात करना चाहती है। और दिस इज वेरी एंटी नेशनल ऑफ द ऑपोजिशन टू डू दैट। Kashmir is an eternal part of India, and it will always remain an eternal part of India. India will, ये बिल्कुल गलत बात है। और जैस्मिन जी, क्या वाकई में जिस तरह से भूदेव जी ने कहा कि आप 370 के नाम पर, बताइए जैस्मिन जी, कितने स्टोन पेंटिंग के केसेस होते थे, कितनी ज्यादा मिलिटेंसी थी, कितने लोग रोज मरते थे। आगे से बहुत भूदेव जी इस पर जवाब दीजिए प्लीज। आपको नहीं लगता है कि स्टोन पेल्टिंग के मामले लगातार कम हुए, आतंकवाद का ग्राफ नीचे आया है, और वही बौखलाहट राजौरी पुंछ के अंदर निकलती नजर आई है आतंकवादियों की? आशा जी हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड, उस समय कितने आतंकी हमले हुए, कितने हमारे जवानों की शहादत हुई, और उसके बाद जब एनडीए की 10 साल की सरकार है, इसमें कितने जवानों की शहादत हुई, इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। ये तो सरकारी आंकड़ा है, इसमें कोई हम जनता को गुमराह नहीं करेंगे भाई। ये तो जनता, ये तो सरकार का आंकड़ा है ना, देश के लोगों के सामने है। गुमराह करने की जरूरत ही क्या है? केवल देश के लोगों को 370 के नाम पर गुमराह करने का काम किया, और उसका परिणाम यह है कि बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ पा रही है। इतने दिन से वहां हम चुनाव नहीं हो पाए, क्यों चुनाव नहीं करवा पाए? ये लोग क्यों चुनाव नहीं करवा पाए? एक राज्य को एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, वहां के राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है? हर व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति ये चाहता है कि इसका जवाब लूंगी मैं आपसे जैस्मिन जी। मुजफ्फर जी, शीतल मुजफ्फर जी से मेरा एक सवाल रहेगा। मुजफ्फर जी, एग्जिट पोल आपने देखा, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, और 2 बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, लेकिन एक सीट जो है और उस पर पैंच फंस रहा है, वो अन्य के खाते में जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस बार तीसरी सीट जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि अदर्स, तो यहाँ मुझे लगता भी नहीं कि कोई इतना बड़ा कैंडिडेट यहाँ था इन 3 सीटों पे। अदर्स का हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। जिस तरह आप अगर बारामूला की सीट ले लें तो इंजीनियर रशीद की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, पीसी है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अदर्स वहाँ भी हमें तो कोई कैंडिडेट वहाँ उतना पोटेंशियल मिला नहीं। उसी तरह श्रीनगर में भी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ही कैंडिडेट हैं। और इक्वली ट्रू इज अबाउट अनंतनाग राजौरी सीट। अनंतनाग राजौरी सीट पर भी
जी, मुजफ्फर कह सकते हैं कि तुकुना मुकाबला होगा, ट्रायंगुलर होगा। अदर्स तो यहाँ कहीं कोई है नहीं है। अदर्स का तो कोई मुझे लगता नहीं, इन 3 सीटों पे तो कोई है नहीं। अदर्स का अगर आप कहेंगे लद्दाख वाली सीट में, तो आप कह सकते हैं कि जो लोग एग्जिट, जिन लोगों ने रिवोल्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट, मास रेजिग्नेशन किया, वो अदर्स में आ सकते हैं। लेकिन मुजफ्फर जी, पेटिशनर तो 370 के आप भी रहे, जरा भूदेव जी को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां आप 370 को गिनाने की कोशिश कर रही है बार बार, और लोकसभा चुनावों को सेमीफाइनल देखा गया है विधानसभा चुनावों का, और इसके बाद ही पूरी तरह से पिच जो है वो तैयार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि बारामूला के अंदर की अगर बात करें तो सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन जब थर्ड एंट्री बीच में होती है, त्रिकोणीय मुकाबला, अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो सदर है इंजीनियर राशिद जेल के अंदर है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट का जो वोट है उनके साथ जरूर जुड़ेगा। उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सीधा फायदा यहाँ सज्जाद लोन को होगा, लेकिन वहां से हटकर सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को वहां पर। और थोड़ा सा 370 पर भी क्लियर कीजिएगा प्लीज भूदेव जी को। जी आशा जी, ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया, मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, कि 370 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसको ऑपरेशनलाइज किया है, एक क्लास जो उसकी 3 है उसको ओमिट किया गया है। ये कहना कि 370 खत्म कर दिया गया आइन से, तो वो गलत होगा। मुजफ्फर जी कहना क्या चाहते हैं कि असेंबली को लाया जाएगा और असेंबली के अंदर लाया जाएगा, उसके बाद फिर इस पर बहस होगी दोबारा से, जब मेजोरिटी पे आते हैं तो फिर यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाएगा, कुछ ऐसा? और क्या सुप्रीम कोर्ट का जो इतना बड़ा फैसला था, क्या वो फैसला भी गलत है? 70 साल लग गए 370 को जाने में, अब क्या 70 साल वापसी के लेकर यहाँ पर काम होगा? शीतल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शीतल कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। मेरा मुजफ्फर जी से सवाल, देश के लोगों को नहीं आप इतने बड़े अभी क्लियर करेंगे, अभी क्लियर करेंगे भूदेव जी, कैसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप लोग लाएंगे ये आम जनता को समझा रहे हैं। नहीं, लाने की 70 साल बात के ये हो रही है बाद कि 370 गया है और आप लोग कह रहे हैं कि वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे समझाना जरूरी है, मिसलीड नहीं कर रहे हैं भूदेव जी। सुन लीजिए आशा जी, मुझे ये बताइए 370 कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं? हाँ या ना? 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला हुआ वो क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग नहीं मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? नहीं है, पहले बता दीजिए प्लीज। आर्टिकल 370 मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या दोबारा से मेजोरिटी में आएंगे और पार्लियामेंट के अंदर बिल को लाएंगे, फिर पेश करेंगे, फिर लाएंगे, वो रास्ता है? वही तो पूछ रही हूँ। दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे वही तो पूछ रही हूँ ना भूदेव जी, आप दे रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ कि क्लियर कीजिए। आप उल्टा मुझी पर सवाल दाग रहे हैं। आज तक अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी लागू करना हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमेशा लागू किया, कोई भी लॉ हो, और ये पहले से भी था। नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 एक ऐसा आर्टिकल है जो घिस करके स्वतः अरे लेकिन इसके अंदर तो लिखा गया है भूदेव जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों मिसलीड करते हैं जनता को आप लोग? अब 370 के मुद्दे को छोड़कर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है? विकास को लेकर बात कर लीजिए, रोजगार को लेकर बात कर लीजिए, महंगाई को लेकर, ये पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पूरी दलीलें हुई, कैसे 370 आ सकता है, कैसे गया है, क्या बात कर रहे हैं भूदेव जी? और बाज़ाब्ता 5 जजों की जो बेंच थी उन्होंने फैसला सुनाया है। क्यों देश को गुमराह? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए ना। क्या आज आर्टिकल 370 लिखा हुआ है या नहीं संविधान में, हाँ या ना? अरे जो इसमें लिखा हुआ है तो इसका क्या कर रहे हैं भूदेव जी? इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? ये भी तो कानून लिखा हुआ है, इसका क्या करना है? 70 साल लग गए वापस भेजने में, अब 70 साल लगेंगे वापस लाने में। मुजफ्फर जी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके से स्माइल फेस हो रहे हैं। मुजफ्फर जी आप खुद वहां पर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जरा समझाइए। भूदेव जी जवाब देना नहीं चाहते, इनके पास जवाब है नहीं। और क्या निकलवाना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं भूदेव जी? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुजफ्फर जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब दीजिए और कानूनी तरीके से दीजिए। इस वक्त हट जाइए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, एज ए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जवाब दीजिए प्लीज। कानूनी तौर पर जी, कानूनी तौर पर मैं बताता हूं
370 अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो वो आज भी आइन में है, उसकी एक क्लास है जो ये कहती है कि पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू मुजफ्फर जी, होगा। मेरा सवाल ये है, फिर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं मुजफ्फर जी। मैं ये कह रही हूँ कि 70 साल लग मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके जवाब तो सुन ले। क्या आप लॉलीपॉप देंगे लोगों को कि 70 साल में वापस लाएंगे? शीतल, पहले तो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ क्लॉजेस को हटाया नहीं गया है, वो अभी भी हैं, लेकिन 5 जो जजेस हैं उन्होंने जो बेंच पर फैसला सुनाया है वो शायद आपने सुना। आप खुद एक वकील हैं और थोड़ा भूदेव जी को समझाइएगा कि आखिर पूरा 370 की जो प्रक्रिया रही है नहीं, मुझे पूरा वो पता क्या है। अब आप स्वीकार एक तरफ आप स्वीकार भी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। भूदेव जी को सुन ही लेते हैं। हाँ, भूदेव जी आप पूरी तरह से समझा दीजिए पहले, चलिए। नहीं आशा जी, मैंने क्या कहा अभी आपको मुजफ्फर जी ने बताया। वो आप एक तरफ तो बोलते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जो कहेंगे वो सही कहेंगे, आप उनकी बात को भी नहीं मानना चाहते हो। तो आप जो कहते हो वो सुन लीजिए, आप तो उसको सुन ही रहे। आप जनता को इसका मतलब गलत बताने की कोशिश कर रहे हो। अरे जो है उसको हकीकत को बताइए ना। फिर आप डिबेट में बैठकर इस तरह से पूरे पैनलिस्ट को एक टाइम पर समय दिया जा रहा है। अच्छा, जवाब लेते हैं। नहीं, जैस्मीन जी जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 300 और आप इस बात को मानना भी चाहते हो कि आर्टिकल 370 है और एक तरफ आप कहते हो कि नहीं है। अरे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 है, कुछ क्लॉज को हटाया गया, कुछ परिवर्तन किए गए हैं और वो परिवर्तन तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी करता था। तो अब आप रास्ते पर आ गए ना भूदेव जी। पहले आप कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे थे 370 के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं जास्मीन जी। मुझे ये बताइए कि जब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 370 गया और उसके मलबे को भी काट दिया गया, तो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी इस पर। ठीक है जैस्मीन जी। देखिए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जैसे मैंने खुद ही कहा है कि आप साइकोलॉजी कश्मीर की देखिए कि जब से 370 गया है, 2019 में गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप बड़ी सीनियर एंकर है, अब बार इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो पर वो। अरे लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं, वो उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा उसमें क्या फॉल्ट है बताइए जरा। मैं तो सवाल रखूंगी ना, उसमें पक्षपात की तो कोई बात ही नहीं है। पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, क्या किसी ने बायकॉट किया? क्या कश्मीरी बाहर नहीं निकले डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने की? बहुत बड़ी अच्छी बात है। कश्मीरी लोग अच्छी तरह रहना चाहते हैं, पीसफुली रहना चाहते हैं, वो इंडिया का पार्ट है और वो एक्सेप्ट करते हैं। पर एक फ्रेंच एलिमेंट सारा वक्त उनको मिसलीड कर रहा है। चलिए भूदेव जी बताइए, जब 370 को हटाया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर से, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपोज किया गया? आपके साथ गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो कि अब भी महागठबंधन का पार्ट है, 3 MP कहे ये जा रहे थे, लेकिन उस बीच में अगर हम एक को भी लेकर चलते हैं, अगर एक भी नुमाइंदा वहां पर था, क्या अपोज किया गया? ये सवाल है कि आज आप इस बड़े मुद्दे को अराग की तरह अलाप रहे हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त अपोज किया गया आपकी तरफ से, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से? आशा जी देखिए, हमने केवल प्रक्रिया का जो प्रक्रिया उसमें अपनाई गई थी उसका विरोध किया था। बिल्कुल मैं डाटा लेकर के आया हूँ, मैं आपके सामने संविधान को लेकर के आया हूँ, आपको 370 बताता हूँ इसमें। ठीक है ना? आप लोग अगर संविधान नहीं पढ़ते हो, केवल व्हाट्सएप से पढ़ के और फिर इस तरह के सवाल पूछते हो, तो बताना पड़ेगा ना आपको। आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? बिल्कुल आपको। भूदेव जी आपको संविधान पढ़ाना है, भूदेव जी आपको संविधान पढ़ाना है तो आप अपने वरिष्ठ नेताओं को पढ़ाइए, राहुल गांधी को पढ़ाइए, मणिशंकर अय्यर को पढ़ाइए, फारूक अब्दुल्ला को पढ़ाइए, सैम पित्रोदा को पढ़ाइए। आप हमें संविधान पढ़ा रहे हैं भूदेव जी। अरे आप पढ़ाइए, अपने नेताओं को संविधान पढ़िए, हम खुद पढ़ लेंगे। हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो हमें पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप उनको पढ़ाइए जो दो देश विरोधी बयान दे रहे हैं, जो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। सही जानकारी दो। पाकिस्तानी आप लोग हो क्या? पाकिस्तान बीच में लाते हो आप लोग? आप अपनी भाषा को देखिए किस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं।
नहीं ये क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की? या पाकिस्तान की बात हो रही है? ये फवाद चौधरी किसको यहाँ पर बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए और बहुत जरूरी है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हटना। अरे वो क्या कहता है? किसको लेकर बात हो रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी को लेकर बात नहीं हो रही थी क्या? नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान से फर्क पड़ता है आप लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को। आपको तो बड़ी शंकर अय्यर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप किनारा कर लेते हैं, कहते हैं उनका निजी बयान है। इतने सारे नेताओं के बयान आते हैं, बाद में कहते हैं निजी बयान। मोदी जी वहाँ बिरयानी खाने जाते हैं तब आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जाते हैं तब आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? तब पाकिस्तान कहाँ चला जाता है? तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती है? अरे पाकिस्तान के पास एटम बम है, क्या भारत के पास नहीं है क्या? जैस्मिन जी जवाब दीजिए। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये क्या फालतू की बातें हो रही हैं? ये आप ही ने शुरू की है भूदेव जी, जो आप संविधान पढ़ाने आ गए। आपके भी बोल जैस्मिन जवाब दीजिए। मैं ऐसे भद्दे डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती जहाँ के हम बात करें कि पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा। हम एक सॉवरन इंडियन स्टेट हैं और हमें याद रखना चाहिए कि हम वी आर द 5th largest economy in the world, we are the 4th largest army in the world, we are self-reliant to protect ourselves, and Pakistan does not even exist in our realm. It's our neighbor, we wish them well, but nobody should look at India with any hostility. I want to make that very clear. मुजफ्फर जी, भूदेव जी भी कुछ दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, भूदेव जी जरा बोल के बताइए। वो संविधान से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 370, हाँ, आर्टिकल 370 ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ठीक है। आर्टिकल 370 अभी भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिए इस संविधान को। ठीक है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अब आप मुझे पढ़ने पर मजबूरी कर रहे हैं भूदेव जी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम भी उठाए जाने चाहिए, जो बता दिया गया है कि 30 सितंबर से पहले पहले होंगे। अब 370 के मुद्दे को छोड़िए और आगे बढ़िए कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है। हर डिबेट में मैं एक ही सवाल हर पार्टी से कर रही हूँ कि क्यों बार बार गड़े मुद्दे उठाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या विजन है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? 370 को आशा मैनिफेस्टो के अंदर क्यों नहीं रखा गया? जम्मू की दोनों सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को दिखा रही हैं। क्यों कांग्रेस जम्मू के संविधान की किताब लेकर आ जाते हैं? मेरी सुनिए जम्मू, अरे सुनिए आशा जी क्या आप मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हो? नहीं, 5 न्याय 25 गारंटी में क्यों नहीं लिखा गया कि 370 को आप वापस सुनोगे? आप सुनोगे? मैंने कहा, मुजफ्फर जी ने कहा कि 370 है, हमने इस पे बात की कि है या नहीं। आपने कहा नहीं है, हमने कहा है, आपको संविधान बताया। अरे मैंने ना तो लेकिन आप केवल देश की जनता को गुमराह करेंगे। बिल्कुल है, आज भी है, आज भी है। नहीं, आप ये क्यों कहते हो 370 हटा दिया? हटा नहीं है, 370 आज भी है संविधान में। ठीक है मुजफ्फर जी, आज भी है और पूरे देश के लिए हमारे पास विजन है। सुनिए, देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक एक है। पूरे देश के लिए विजन है, पूरे देश के लिए हमारे मैनिफेस्टो में है। भूदेव जी एग्जिट पोल की दोनों सीटें बीजेपी के हित में आ रही हैं। एग्जिट पोल में किसी भी नेता ने कोई बात नहीं की। हमारे भूदेव जी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो। भूदेव जी दोनों सीटें बीजेपी के हित में हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। अरे एग्जिट पोल तो मैं कह रहा हूं ना, एग्जिट पोल तो मोदी जी कह रहे हैं कि 550 सीटें उनकी हो सकती हैं। वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो भगवान की दी हुई देन है, कुछ भी कह सकते हैं। 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून को क्या होगा वो देखेंगे ना, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। देश की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है? वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही सारा आंकड़ा सामने रखा है। बहुत बड़ा आरोप है, जवाब दीजिएगा प्लीज। मोदी जी का गुणगान कर रही है, वो 4 जून को किसका गुणगान करेगी देखते हैं। वो कह रहे हैं 4 जून का इंतजार हम लोग करेंगे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि 295 सीटें लेगा यहाँ पर गठबंधन। जवाब दीजिएगा जैस्मिन जी। मुझे आवाज कट रही थी, इनकी पूरी बात नहीं समझ आई, पर जो मुझे समझ आ रहा है ये कह रहे हैं कि शायद 4 जून को रिजल्ट्स जो होंगे वो बीजेपी के हाथ में नहीं होंगे। हाँ। जैस्मिन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है 295 सीटें जीतेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दावे के साथ कहते हैं
दावे के साथ कहते हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट्स आएंगे वो बीजेपी के हक में आएंगे, बड़ी रिसाउंडिंग विक्ट्री होगी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही। लेकिन जास्मीन जी, गुजरात और राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को तो नुकसान हो रहा है। गुजरात राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस वक्त पे होंगे और पीसफुल इलेक्शन। मुजफ्फर जी, कब होंगे? और we are moving towards a विकसित भारत, towards a progressive country। और जो पुरानी बातें थी, भूदेव जी सवाल कर रहे हैं, जैस्मीन जी वो कह रहे हैं कि कब होंगे, कश्मीर की तारीख पूछ रहे हैं। मुजफ्फर जी के लिए सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे। मुजफ्फर जी, ठीक है जैस्मीन जी, हो गया। डायरेक्शन है कि 30 आशा जी, वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है। उन्होंने वहाँ लिखा है नॉट लेटर देन 30th of September 2024। वो कोई ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन गई है आफ्टर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वो कोई ये कहे कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, अगर करवाने होते तो इससे पहले जल्द वापस लौटेंगे। रहा सवाल, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी, इसको मिटाना है। राहुल बाबा 40 भी पार करना नहीं है। जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। खेला होवे तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं।